Good evening, everybody. I welcome you all to another live session by Unvoiced Media and Entertainment Private Limited. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, वो अपने काम से हमारे देश पे बढ़ते हुए पानी के संकट को मिटाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं. He is none other than the waterman of Bundelkhand himself, Dr. Sanjay Singh. Dr. Singh has been working to find water solutions in the drought-prone regions of Bundelkhand and other regions around UP and MP. He has also been working towards the empowerment of women, scheduled caste, and scheduled tribes. He is the mind behind projects like Jal Saheli, Pani Panchayat, and is also the convener of Jal Jan Jodo Abhiyan. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है. It's a great honor to have you today. थैंक यू. सर, तो मैं आपसे शुरुआत ऐसे ही करना चाहूँगी कि मैंने आपके काम के बारे में पढ़ा और मैंने देखा कि आपने यूपी एमपी के कई गाँव में, कई जिलों में बहुत काम किया है. तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसी क्या मोटिवेशन थी जिसने आपको मतलब ड्राइव किया, ऐसा क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आकर काम करें? थैंक यू तन्या. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छी एंकरिंग आप कर रहे हैं और आपका सवाल पहला ही बहुत ही वाजिब है और ईश्वर से हमारी कामना है कि आप बहुत आगे जाएं. और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो घटनाएं व्यक्ति को हमेशा इस तरह से उसको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती हैं और आगे उसके जीवन में मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ बुंदेलखंड के कि जहां मुझे याद है कि मैंने जैसे ही अपना होश संभाला सबसे पहले मैंने पानी की किल्लत देखी और जहां पे तकरीबन 120 फीट के आसपास पानी था और वो भी पानी तब हैंडपंप नहीं थे. मैं ये 80 से के बीच के दशक की बात बता रहा हूँ और जो उस दौर में ख़ास तौर से 80s से 90s के बीच का जो दशक था उसमें जितना हम पानी निकालने के लिए जितनी बाल्टी का एक बकेट का जो वजन है उससे अधिक तो एक हमें रस्सी चाहिए होती थी पानी निकालने के लिए. 10 से 12 किलो की रस्सी लेके जाते थे और उस रस्सी से फिर एक बाल्टी पानी निकालने में तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट तक का समय हमें लगता था और फिर पानी निकालने के बाद फिर आधे किलोमीटर तक दूर लेके जाना और सुबह शाम रोज जीवन की ये जद्दोजहद. और जब मैं ये देखता था कि मैं पानी का अनुशासन और पानी की परिस्थिति इसी से सीख पाया और इन सब परिस्थितियों को सीखने और देखने के बाद जीवन में एक बहुत गहरा मन मस्तिष्क पे एक हमारे जो जल संकट का प्रभाव था. उन दिनों तक उन गाँव में हैंडपंप नहीं थे, हैंडपंप जैसी कल्पना नहीं थी. मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं कक्षा 5 से 6 के बीच का विद्यार्थी, 5 से 8वीं तक का, तो 5 से 8वीं तक का विद्यार्थी आप मान के चलें कि 10 से 15 साल का बच्चा और 10 से 15 साल का एक बालक जो है वो सब चीज़ों को समझने लगता है. वो जो उसके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं वो कैसे घट रही हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानने लगता है. तो इन सब घटनाओं के कारण एक मन में बात बहुत अंदर तक घर कर गई थी कि जब भी जीवन में मौका मिला तो पानी पर ज़रूर काम करूँगा. और इस काम की शुरुआत मन मस्तिष्क में वहीं से थी. फिर जब मैंने 1995 में अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की तो ये तो शुरुआत मैंने शिक्षा के काम से की थी. पानी पे काम करना था, लेकिन उन दिनों मुझे लग रहा था कि हम चंबल के इलाके में हमने काम शुरू किया था जहाँ डकैट्स बहुत थे और वो इलाका और उन डकैट्स के प्रभावित गाँव में हम जहाँ पे स्कूल्स बंद थे, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, पूरी की पूरी पीढ़ियाँ जो है अशिक्षित हो रही थी. ऐसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए हम लोग जो कर रहे थे वो खासतौर से अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर्स की चला रहे थे. लेकिन अचानक गांव के लोगों ने जब कहा कि ये सब तो हम कर लेंगे, आप हमें पानी के इंतज़ाम की तरफ कुछ मदद करें, तो फिर एक दिन अचानक से निर्णय लिया कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. और अब तक पिछले 25 साल में ये कह सकते हैं कि 600 से अधिक गाँव में काम करने का मौका मिला. और इस मौके के बीच में भले ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी बातें लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात अपने पूरे होशो हवास के साथ कह सकते हैं कि 1 सैकड़ा से अधिक गाँव को हमने जल संकट मुक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये गाँव की संख्या निरंतर बढ़ रही है. और जलजन जोड़ो अभियान से जुड़े होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एक वाटर लिटरेसी का एक नेशनल कैंपेन स्थापित करने में अपनी पूरी
ऊर्जा लगाई हुई है और मैं पूर्णकालिक एक पानी पर काम करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरी दिनचर्या का हिस्सा है सुबह से लेकर शाम तक उस जल के बारे में सोचना, जल के बारे में उसका संरक्षण, संग्रहण और प्रबंधन, और आने वाली 21वीं सदी में इस संकट से कैसे हम निपट सकते हैं। ये एक हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा ध्येय है और उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। जी सर। सर, आपने बताया कि आपने इतने सारे गाँव में काम किया है और इन प्रोग्राम्स में से कुछ 2 प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम है जल सहेली और पानी पंचायत। तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। देखिएगा, यूं देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के जार्गन्स हैं। लोग कहीं पे जल योद्धा कहते हैं, कहीं पे जलकर्मी कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं। लेकिन जल सहेली सच में अगर कहा जाए तो वो एक ऐसे एक परिस्थिति से निकली हुई एक, जिसको कहा जाए अवधारणा है, जो महिलाओं के पानी पर प्रथम हक अधिकार की बात करती है। भारत में सबसे ज्यादा पानी का संकट, आप राजस्थान से आते हैं तनिया, तो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर संकट राजस्थान क्या पूरे देश में अगर देखें, सभी जगह पानी के साथ जो वास्ता है वो नीर और नारी का बहुत गहरा रिश्ता है, और नीर और नारी के साथ उसके सम्मान का भी रिश्ता है। तो सबसे पहले पानी के जब घर में नल आते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कोई महिला ही उठती है उसको खोल के, और पानी भरने का काम जो है वो सबसे पहले वही करती है, और शाम को बर्तन धुलने के आखिरी तक का काम उन्हीं के हाथों में रहता है। यूं तो बात है 2011 की कि हमारे इलाके में बहुत पानी का संकट है, तो जल संकट ग्रस्त इलाके में लगातार हम घूम रहे थे और घूमते हुए हम परिस्थितियों को देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। इस परिस्थिति में एक गांव में हम गए और हमने देखा कि एक महिला बहुत गुस्से में एकदम आई हुई है, चेहरा लाल है, और हम लोग उससे कहने लगे कि आपके गांव में हमें कुछ बात करनी है। तो उसने अपनी स्थानीय भाषा में कहा कि क्या बात करनी है, अपनी तो जिंदगी तबाह है, आप मुझसे क्या बात करेंगे। मैंने पूछा हुआ क्या है। बोले भाई साहब, हुआ ये है कि पानी है नहीं, पानी भरने में जाएं बहुत समय लगा, अब घर में समय से भोजन भी चाहिए और ये भी चाहिए, अब भोजन नहीं बन पाया तो घर वाले लोग मारपीट करने और गाली गलौज करने पर उतारू। हमारा दोष क्या है, पानी नहीं, हमने तो खत्म नहीं किया पानी। पानी उपलब्ध होना चाहिए, इसमें महिलाओं की कहाँ भूमिका है। नल कहाँ लगेगा ये पुरुष तय करेंगे, कुआं कहाँ बनेगा ये पुरुष तय करेंगे, खेती में आएगा तो सिंचाई की पुरुष बात करते हैं, लेकिन ये नहीं तय करते हैं कि महिला के जीवन के लिए कितना पानी जरूरी है। और उसने वो अपना जो दर्शन हमें समझाने की कोशिश की, और उसी के बाद मुझे लगा कि एक जल सहेली जैसे एक संगठन की बात होनी चाहिए, जो गांव-गांव में संकट के निवारण की बात करे, पानी का संकट निवारित हो, महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके, महिलाएं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में आ सकें, और वो अनवरत रूप से पानी की स्थापना हो। ये एक गांव से, बुंदेलखंड के एक गांव से शुरू हुई प्रक्रिया, और आज अगर हम देख रहे हैं तो ये पूरे के पूरे बड़े इलाके में फैल गई है। आज 1000 के आसपास जल सहेलियां हैं, और ये अपने अपने गांव को पानीदार बनाने की दिशा में लगी हुई है। तो सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि औरतों का रोल कितना इम्पोर्टेंट है आपके प्रोग्राम्स में, क्या आपको ऐसा लगता है कि यही औरतों का रोल बाकी के प्रोग्राम्स में भी ऐसे ही एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स में या इवन सोशल कॉजेज में इम्पोर्टेंट रहता है? देखिएगा, भारत इस बात के लिए साक्षी है कि जहां जहां पर कोई भी आंदोलन, खासतौर से प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और प्रबंधन के क्रम में इस देश में चला हो या पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में, तानिया मैंने दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देशों की यात्राएं की हैं, और मैंने बहुत दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है, ब्राज़ीलिया से लेके और लैटिन अमेरिका के इलाके से लेके और दक्षिण के देशों तक यात्राएं की हैं। तो इन यात्राओं के दौरान हमने जो पाया है वो ये पाया है कि जो एक महिलाएं जिस तरह से प्रकृति के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार रहती हैं, जिस तरह से प्रकृति को अपना समझती हैं, जिस तरह से प्रकृति को अपने तरह से बचाने की कोशिश करती हैं, वो हमेशा पुरुषों की अपेक्षा संवेदना के स्तर पर ज़्यादा होता है। और इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। वो साइंटिफिक रीजन ये है कि बेसिकली जो महिला की संरचना है, वो संरचना इस तरह से है कि वो संरक्षण पे बहुत ध्यान देती है, और वो देबन से किसी चीज को संरक्षित करना, पालना उसे आता है। और वो एक उदाहरण तौर पे एक तरह से कहा जाए, जैसे एक बालक को पालने का काम है, किस तरह से चीजों को बनाने का काम है, वो सब उनके अंदर आता। तो वो भाव, उनके लीडरशिप, इसलिए जहां भी, चाहे वो चिपको आंदोलन रहा हो या देश के और दूसरे आंदोलन रहे हों, कहीं ना कहीं नेतृत्व में महिलाओं की ही भूमिका रही है।
और उन्होंने, और अभी आप देखें अलग अलग तरह से वो चाहे वो आरए का जो सवाल था मुंबई का, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स ही लीड कर रहे थे। तो ये एक बहुत संवेदनशील मामला है, क्योंकि महिलाएं दिल से जुड़ती हैं और पुरुष दिमाग से जुड़ते हैं, दोनों के बीच जो फर्क है वो इतना है। सर जैसे कि पानी है या हवा है, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, हर इंसान का इस पे हक होता है। पर आपका एक इनिशिएटिव है जो कहता है विमेन्स फर्स्ट राइट ऑन वाटर। तो मतलब इसका मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी, बट इसका मतलब ये आपने क्यों चूज किया, मतलब विमेन्स फर्स्ट राइट ही क्यों? मैं शायद अपनी बात में आपको बता रहा था, शायद आपने नहीं समझा, कि बुनियादी तौर पर एक अवधारणा है, और अवधारणा है कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। हम्म। और अगर आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो सवाल है वो सवाल ये है कि महिलाएं, पानी का सबसे ज्यादा उपयोग उनको करना होता है, क्योंकि डोमेस्टिक यूज, पीने का पानी सबको चाहिए। और गांव में तो अगर आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक यूज के साथ साथ घरेलू जानवरों तक का प्रबंधन सब उनको करना है। तो जिनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है उनका सबसे पहले अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे पुरुष और महिलाओं की एक बहस आप अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कराइए, तो सबसे पहले पुरुष इर्द गिर्द सिंचाई के आसपास ही घूमेंगे और वो इरिगेशन की बात करेंगे कि इतने ट्यूबवेल होने चाहिए, इतने कैनाल होने चाहिए, हमारा इतना इरिगेशन होनी चाहिए। और महिलाएं जब बात करेंगी तो वो कहेंगी कि घरेलू पानी की बात होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए और हम एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक महिला को पानी चाहिए। और पानी अगर होगा तो उसके जिंदगी में, खासतौर से अगर आप कभी कल्पना करिए, मैं उस इलाके से आता हूं कि जहां 10 से 12 घंटे तक भी महिलाओं के एक दिन में पानी भरने में अभी भी लग जाते हैं। अब वो जब इतना सारा समय देती होगी तो आप कल्पना करो कि उसके स्वास्थ्य पे क्या असर होगा, उसकी जो पर्सनल हाइजीन और तमाम तरह के इश्यूज हैं उसके ऊपर क्या पड़ता होगा, वो अपने बारे में क्या सोच पाती है। वो बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाई, जो स्कूल एज में पानी के प्रबंधन में ही लगे लगे उनका मतलब बाल काल खत्म हो गया और वो धीरे धीरे व्यस्कता की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का समाज है कि जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे पानी के इस तरह का संकट हो। तो मुझे लगता है कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है कि जेंडर इन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस देश में, और ये राष्ट्रीय नीतियों का भी हिस्सा है। अभी मुखर नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो इस मान्यता और इस दर्शन को बहुत अधिक, जिसको कहा जाए, सम्मान करता हूँ कि वुमेन राइट टू वाटर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वुमेन फर्स्ट राइट टू वाटर। तो सर जब आप ये सारे इनिशिएटिव्स आप ले रहे थे, आप गांव में जाके इतना काम कर रहे थे और इतनी आप औरतों से मिले होंगे इस काम के दौरान, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको किस टाइप की फेस करनी पड़ी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी तो? ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो प्रॉब्लम, जिन तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, वो पुरुषवादी जो मानसिकता है, पुरुषीय मानसिकता है, पुरुषों का व्यवहार है, पुरुषों की सोच है, और वो महिलाओं को कभी भी नेतृत्व नहीं करने देना चाहते हैं, वो कभी उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मैं, क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जल सहेली के ऊपर एक गूगल ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है पानी के लाने। वाटर और लाने जो शब्द है वो बेसिकली बुंदेलखंडी है, तो उसको पानी के लिए, अगर इसको हम थोड़ा सा खड़ी बोली में कहेंगे तो पानी के लिए। और उसको आप देखने की कोशिश करें कि एक गांव में महिलाएं अपने गांव के जल संकट के लिए कुआं बनाने का काम करती हैं, 2 महिलाएं, 3 महिलाएं, और उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितने मुश्किल में जाके वो अपने गांव में कुएं का निर्माण कर पाती है, तब जाके वो सफल हो पाती। तो पुरुष का मानसिकता, पुरुष का सोच, महिलाएं जब घर से निकली तो उनके ऊपर तमाम तरह की के लांछन, तमाम तरह की शक और तमाम तरह के ये कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तमाम तरह का। लेकिन जब उन्होंने अपने गांव में जल संकट के निवारण के लिए काम किया तो आज लोग उनको सम्मान से देखते हैं, लोग सम्मान से, अब जो कल तक उनका विरोध करते थे अब वो उनका सहयोग करने लगे। तो मैं अपनी ऑडियंस को बिल्कुल ये बात बोलना चाहूंगी कि आप ये मूवी जरूर देखें, पानी के लाने। और इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि लोग कितना कितना सफर करते हैं सिर्फ पानी के लिए, जो हम लोगों को इतनी आसानी से मिल जाता है।
तो सर वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स और अभी हम लोग सब ग्लोबल पैंडेमिक में हैं। तो कोविड का हमने देखा है कि असर हर चीज़ पे पड़ा है। लोग यहाँ पे बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन ऑक्सीजन के लिए। तो मतलब क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे जिन गाँव में या जिन एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोविड का कुछ असर पानी की सप्लाई पे या पानी की समस्याओं पे भी हो? देखिएगा, कोविड का फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों को आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट वेव एक अलग तरह का वेव था जिसमें खासतौर से बहुत बड़े पैमाने पे पलायन हुआ था, लोग घरों की तरफ निकले थे, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट था वो काफ़ी कम था। लेकिन इस बार पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा था, गांव में भी था, और इवन यहाँ तक कि गांव में 60 से 70% लोग कोविड लाइक सिम्टम्स से प्रभावित हुए थे। लेकिन हार्ड इम्यूनिटी, जिल और तमाम तरह के परंपरागत नुस्खे, इन सब का उपयोग करके वो सबसे निकले। और कोविड के दौरान जो सबसे बड़ी बाधा हुई, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के इलाके में हमने जो इस बीच में कष्ट देखा, वो ये कष्ट देखा कि जो लोग कोरोना से प्रभावित हो गए, तो जब वो क्वारंटाइन करते थे तो पूरे उनके घर के आसपास के इलाके को एक तरह से सरकार जो है एक कंटेनमेंट जोन टाइप का बना देती है, और वहाँ पे वो कह देते हैं कि ये पूरे के पूरे इलाके को पुलिस लगा के, बांस लगा के और ये सब लगा के बैरिकेडिंग करके उसको पूरी तरह सुरक्षा के आधार पर एक तरह से इन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन इन्होंने बना दिया। कई गाँव में जब ऐसी स्थिति आई कि वो लोग अपने घरों में घुसे, उनके पास पानी नहीं है, गांव का कोई आदमी पानी देने नहीं जा सकता, वो हैंडपंप तक जा नहीं सकते, हैंडपंप में लोग घुसने नहीं देंगे, पानी नहीं भरने देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने दर्जनों लोगों को पानी पहुंचा के उनकी जान बचाई, वरना। और फिर हमने एक एडवोकेसी करी सरकार के लेवल पे कि ऐसे जगह जहाँ पे लोग क्वारंटाइन हैं वहाँ पे पानी का इंतजाम, घड़े रखवाए जाएं, टैंकर रखवाए जाएं। और ये जो, क्योंकि लोग कोविड में तो कोई किसी को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, तो ऐसे तरह से हम लोगों ने ये जान बचाने की कोशिश की। सर बुंदेलखंड हमें पता है कि एक सूखा इलाका है, पानी मतलब बारिश कम होती है यहाँ पे, किसान आत्महत्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो अभी जो रिसेंट एक न्यूज आई है बक्सवाहा फॉरेस्ट की, जो जंगल काटे जा रहे हैं, तो क्या उसका कुछ असर बुंदेलखंड पे भी पड़ेगा? स्वाभाविक तौर से बक्सोहा का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ही ऊंचे इलाके में है। वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा पठार का इलाका है, और वो बक्सोहा इज द पार्ट ऑफ बिंद एंड आल्सो इन, जो हम बात कर रहे हैं कि दो तरह से एक तरह से बिंद के पहाड़ वहाँ पर जाते ही जाते हैं, दूसरे जो है वो अरावली सॉरी अमरकंटक का इलाका है, तो वो वाले पहाड़ों की एक रेंज है। तो इस तरह से वो इलाके में अगर जंगल कटेंगे तो निश्चित तौर से ऑक्सीजन, और इस समय तो हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि ऑक्सीजन की कितना मारा मारी है, और 2.5 लाख वो पौधे जो 50 साल पुराने हैं, जिनकी कैनोपी बहुत बड़ी बड़ी है, चौड़े पत्ते के हैं, और वो कटते हैं तो निश्चित तौर से इसका असर तो होगा। तो मतलब ये इसका असर काफी मतलब वाइड रेंज रहेगा, सिर्फ हाँ, निश्चित तौर एरिया से में वो, लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम आजकल ये भी देखते हैं कि बुंदेलखंड के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि चेन्नई वगैरह, जहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है, पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, टैंकरों से मंगवाना पड़ता है पानी। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो आज इतना ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पानी की, ये लोगों की सिविक सेंस की कमी की वजह से है या फिर सरकार कुछ अपना काम ढंग से नहीं कर रही है? देखिएगा, चेन्नई, बेंगलोर, इस देश के जो भी देश के बड़े शहर हैं वो लगभग सभी जल संकट में ग्रस्त हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत में 2025 तक जल संकट बहुत अधिक गहरा होने वाला है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी बड़ी नदियां भी 4-4 महीने तक समुद्र से नहीं मिल पाती हैं, जिस तरह से पानी की कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारा शहरी विकास हो रहा है और उस हिसाब से पर कैपिटा पानी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और हमारे पास वर्षा का एक ही मात्र स्रोत है, वो है वर्षा जल। और वर्षा जल को हम ठीक ढंग से संग्रहित नहीं कर पा रहे हैं, और हम भूगर्भीय
ये मैं कोई नई बात नहीं बताना चाह रहा हूँ, सभी हमारे आपके सारे पाठक जानते होंगे कि भारत वो देश है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा भूगर्भीय जल का दोहन करता है। और जिस तेज़ी से भूगर्भीय जल का स्तर नीचे जा रहा है और उसके वजह से नदियाँ भी सूख रही हैं और बहुत सारे जगह पे पानी ख़त्म होता जा रहा है। और यही कारण है कि चेन्नई जो समुद्र के किनारे है वहाँ पे भी इस तरह के पानी का संकट हो रहा है। वर्षा जल को सहेजना, रोकना, पानी का जो गिरता हुआ जल स्तर है उसको, पानी के ठहराव को बढ़ाना, रिचार्जिंग के प्रॉपर उपाय करना, इस लेवल पे सरकार और समाज दोनों को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा और इसके लिए दोनों ही दोषी हैं। समाज में संवेदनशीलता कम है, सरकार की योजनाएं जो हैं वो बहुत भारी भरकम है। और मुझे लगता है कि पानी के काम के लिए जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है कि ठीक ठीक ढंग से कम बजट की, कम खर्चीली, टिकाऊ और जो परंपरागत हमारी व्यवस्थाएं थी उनकी तरफ ही हमें ध्यान देके काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ जहाँ पे भी तालाब बांटे जा रहे हैं, नदियाँ ख़त्म की जा रही हैं शहरों के बढ़ते हुए अंधाधुंध विस्तार के कारण, वहाँ पे जल संकट बहुत गहरा रहा है। तो मतलब कि अगर हम रेन वाटर को और अच्छे से हार्वेस्ट करें तो हम इस पानी के प्रॉब्लम से काफी निवारण पा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपके पास वर्षा का जल इतना है कि अगर आप उसको रोक लें तो आपको भूगर्भीय जल की जरूरत ही नहीं पड़े। और एक तरह से आप ये कहें कि भूगर्भीय जल, अब बैंक में आप पैसे जमा नहीं कर रहे, लगातार निकालते जा रहे हैं, तो एक दिन तो डेफिसिट होना ही होना है। तो डेफिसिट हो रहा है और वो डेफिसिट को पाटने के लिए हमें इस तरह के काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर क्या इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि हम सिर्फ ग्राउंड वाटर यूज करते हैं और हम रेन वाटर इतना हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जब हम कर सकते हैं, पोटेंशियल है हमारे देश में? कोई देखिएगा, इसका स्पेसिफिक? एक स्पेसिफिक कारण है कि भारत में जल साक्षरता की बहुत कमी है। लोगों के अंदर संवेदनशीलता बहुत कम है। पढ़े लिखे लोग भी पानी के बारे में, पानी का सम्मान करना नहीं जानते हैं। और इस भाग दौड़ की और लालची स्वभाव और एक तरह की जो पांच सितारा ये जो हमारी संस्कृति है जीवन जीने की, इसके वजह से हम इन सब चीज़ों से बहुत बहुत सारी चीज़ों से दूर हो गए। हम पानी बचाने का काम भी गरीब, निर्धनतम, कमज़ोर, अभावग्रस्त लोगों के हिस्से में डालते हैं। और जबकि कोठी और ख़ास तौर से बड़े घरों में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पानी खर्च करते हैं, लेकिन वो पानी बचाने की तरफ बहुत पीछे होते हैं। ये वैसे ही है जो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच की दौड़ है, ये उसी तरह की दौड़ है। जो जितना अधिक, इसका ये काम होना चाहिए कि जो जितना अधिक पानी खर्च करेगा उतना अधिक बचाएगा। और मुझे लगता है कि ये बेसिकली एक पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के लेवल की भी सवाल है। दूसरी तरफ संवेदनशीलता और उस लेवल की भी ज़रूरत है। तो मतलब अगर जो गांव के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रकृति से जुड़े होते हैं, जिनको आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पर उनको फिर भी ज्ञान होता है, और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे शहरी लोग होते हैं, उनमें ये बेसिक डिफरेंस आप बता रहे हैं कि हाँ, मतलब वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना ध्यान नहीं देते। पर अगर हम यही बात किसी गांव के लोगों के लिए या कोई ट्राइब्स के लिए हम कहें, तो ये डिफरेंस मतलब देखा जा सकता है कि वो लोग थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं इन सब चीजों को लेके, नेचर को लेके। देखिएगा, क्योंकि वो जीवन अपना जो है प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीते हैं, उनकी कीमत है इस देश में। अगर वनों के बारे में जो आदिवासी समाज के पास ज्ञान है वो किसी के पास नहीं, कि उन्होंने उसी वनों में रह के वनों को पाला है। भले ही उन वनों से उनको विस्थापित किया हो, लेकिन कभी भी कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति जंगल खत्म नहीं करता। जंगल हम शहरी लोग, हम लालची लोग जिनके अंदर ये लालसा है, वो हम जंगल उजाड़ने का काम करते हैं, लेकिन बाकी के लोग जंगल उजाड़ने का काम नहीं करते। तो सर आज हम ये देखते हैं कि लोगों को ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, बहुत जागरूक है लोग, ठीक है, पर उनको कभी कभी ये नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में काम किया जाए। मतलब वो करना चाहते हैं, वो उनको पता है कि वाटर कंजर्वेशन का इशू बहुत बड़ा है और वो उस पर काम भी करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई राइट डायरेक्शन नहीं होती, तो या उनको स्टार्ट करने का एक पॉइंट नहीं मिलता है। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने लेवल पे क्या काम कर सकते हैं इस देखिएगा, इशू के ऊपर? बहुत साफ सी बात यह है कि जहां है चाय वहां है राय। काम करने के लिए लोगों के अंदर बस सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए।
और कोई भी शुरुआत, जो एक अंग्रेजी की बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि वेल बिगिंग द होम, तो चैरिटी वेल बिगिंग द होम की जो बात करते हैं हम लोग, उसी तरह से घर से ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है। हम घर के हमारे व्यवहार में आ जाए, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि एक बकेट से कम मैं नहा लूं, और उसी में अपने और भी चीज़ें भी अगर हो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो ये अगर आपके जीवन में एक आदर्श आ जाता है, एक तरह से आपके पानी के प्रति आपके मन में एक सम्मान आ जाता है। प्राय आप निकलते हुए हैंडपंप्स के अगर टोंटी खुली है उनको बंद करने का, उस तरह से लोगों को जगाने का काम, और ये सारी चीज़ें करने की, ये सिर्फ व्यवहार में चीज़ों को लाने की बात है कि आप कितना चीज़ें व्यवहार में लाना चाहते हैं और कितनी चीज़ें आदर्श में लाना चाहते हैं कि आप। और जिस दिन व्यवहार में चीज़ आ जाती है फिर उससे आदर्श बहुत दूर चला जाता है, फिर उसमें आप जीने लगते हैं और जीने की आपके अंदर एक कल्पना हो जाती है। तो सर आपको लगता है कि जैसे सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया आजकल इतना ज़्यादा सब लोग यूज़ करते हैं, तो इसका कोई रोल हो सकता है मतलब लोगों को जागरूक कराने में, अवेयर कराने में इस इश्यू के बारे में? निश्चित तौर से तानिया, सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सरल हुई, सहज हुई हैं। एक फ़ायदा ये है कि लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई है, एक दूसरे को लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। लेकिन एक आप दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश करिए कि इसने लोगों को परिश्रम करना कम कर दिया है। और भारत जैसे देश में अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, और कोविड ने ये सिद्ध कर दिया कि जो परिश्रमी लोग थे वो बहुत अधिक कोविड की इस लड़ाई से लड़के और आराम से जीत गए। और जितना हम बॉडी को जितना फिट रखेंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे, जितनी हम आचार विचार और हम ये सारी चीज़ें ठीक रखेंगे, उतना हमारे लिए हितकर होगा। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में ही हमें काम करने की आवश्यकता है, और लोग इस तरह से अगर सोचेंगे, वही एक सबसे बड़ी बात होगी। तो आई होप सर जो आपने एडवाइस दी है लोगों को, हमारी ऑडियंस को, वो उसको अच्छे से समझ गए होंगे और काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में। I would really like to thank you, sir, for joining us and for sharing your experiences, your journey with us. And with this, I'd like to end this session here. And I'd like to thank all the audience who had joined us today. Thank you guys for joining us. We'll be back soon with a new guest and a new session, and we will meet you soon again. Thank you. थैंक यू, तनिया।